रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। अरे जरा खुल के बता। मेरी भेंट हुई एक नायाब व्यक्तित्व से। उसके कण कण में, उसके रोम रोम में एक ऐसी चेतना थी कि उसने मुझ पर गहरा प्रभाव छोड़ा। वो छोटी भी थी और लंबी भी। अच्छा, वो रोचक भी थी और उदासीन भी। वो इतिहास, वर्तमान और भविष्य की भी थी। अच्छा, तो ये बात है। अरे लेकिन तू किसकी बात कर रही है? मुझे तेरी बातें एकांत ही पहेली सी मालूम होती है। ऐसी क्या चीज हो सकती है जो छोटी, लंबी, रोचक, उदासीन, भूत, भविष्य और वर्तमान की भी हो? मैं अपने दिमाग पर जितना जोर डालूं, उतनी ही दुविधा में फंसती जा रही हूँ। वो तो ध्रुपद की एक ऐसी तान है जिसमें गायक अपनी महफिल शुरू करते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है। अच्छा, गायक। रुक जाओ, मैं असली गायक की बात कर रही थी। एक क्षण में चित्त को इतने माधुर्य से परिपूर्ण कर देता है जितना रात भर गाना सुनने से भी संभव नहीं। मैं ऐसी गायक की बात कर रही थी। अच्छा, तो ये बात है। अब तू ये भी कहेगी कि वो एक रमणीय उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल बेल सजे हुए, बल्कि एक गमला है जिसमें एक ही पौधा अपने समुन्नत रूप से दृष्टिगोचर होता है। बिल्कुल ठीक। तुमने कैसे जाना? पहली बार मैंने देखा भंवरे को कमल में बदलते हुए, फिर कमल को बदलते हुए नीले जल में। अच्छा, फिर नीले जल को बदलते असंख्य श्वेत पक्षियों में, फिर श्वेत पक्षियों को बदलते सुर्ख आकाश में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 15 सितंबर 1927 बस्ती उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। उच्च शिक्षा काशी और प्रयागराज में पूरी की और अध्यापन के बाद आकाशवाणी में काम किया। 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित, हिंदी भाषा के आकाश में चमकता हुआ तारा, अपनी कलम से लिखते हैं सफेद गुड़। ये देखो कि मेरा पत्थर कितना दूर जाता है। हाँ, अब मैं भी कोशिश करता हूँ। हाँ, कर। ये गया मेरा पत्थर। अरे बाप रे, लगता है तेरे पत्थर ने पूरी नदी ही पार कर दी। यहाँ नदी के किनारे बैठकर कितना अच्छा लगता है ना। जब सूरज की किरणें नदी के पानी पर पड़ती है तो कैसे झिलमिला उठती है ना। हाँ, और यहाँ कितनी शांति महसूस होती है। देखना, नदी का पानी बिल्कुल मोती जैसे चमक रहा है और ये ठंडी हवा पानी को टकरा के और भी ठंडी लग रही है। हाँ, तुझे पता है रूपा, जब भी मुझे अपने पिताजी की याद आती है, मैं यही चला आता हूँ और यहाँ घंटों तक बैठा रहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो क्या तुम और तुम्हारे पिताजी यहाँ आया करते थे? अरे नहीं, मेरे पिताजी तो जब मैं छोटा सा था तभी हमें छोड़कर भगवान के पास चले गए। तब से मेरी अम्मा ही मुझे संभालती है। उन्होंने मुझे स्कूल भेजा, पढ़ाया, लिखाया और वो चाहती है कि मैं पढ़ लिख कर एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूं। देखना रूपा, एक दिन मैं अम्मा को सब कुछ ला के दूंगा जो हमारे पास नहीं है। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं पूरी मेहनत और लगन से पढ़ लिख कर एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। हाँ, क्या तुम और तुम्हारी माँ अकेले रहते हैं? हमेशा से। हाँ, हालांकि अम्मा कहती है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ भगवान है। मेरी अम्मा को लगता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी घट रहा है, वो सब भगवान की मर्जी से होता है। लेकिन मेरी अम्मा को ये पता ही नहीं कि ये दुनिया से भगवान से नहीं चलती। ये दुनिया चलती है पैसों से, पढ़े लिखे होने से और अच्छे व्यवहार से। लेकिन कौन समझाए मेरी भोली प्यारी अम्मा को। चल देरी हो रही है, हमें जाना चाहिए। हाँ, मुझे मेरा बस्ता दे दे। हाँ, ये ले। अरे बाप रे, कितना बड़ा पेड़ है और कितनी सारी अंबियां लगी है। चल तोड़ते हैं। अरे नहीं, अगर हम इस पेड़ की अंबियां तोड़ेंगे तो ये पेड़ जिसका है वो हम पे गुस्सा
भैया लेके घर चलते हैं। हाँ, मैं अपनी अम्मा को दूंगी। हाँ, मैं भी देख लूंगी। अरे नालायक, ध्यान से देख, फिर से सिखा रहा हूँ। 2 और 2, 2 में मिला 2 तो होते हैं 4। कितने? 4। अब तुम गिनो। ये देखो मालिक, ये हुए 2 और ये 2, ये 2 में मिले 2 तो ये हुए ना मालिक 3। 3 हुए। अरे कैसी जड़ बुद्धि का है, 2 में 2 मिलाएगा तो 4 होंगे ना, 3 कैसे? अच्छा वापस देख, 1 2 और इन 2 में मिला 2, 1 2 तो हो गए ना 3। नहीं नहीं नहीं, 4। 2 में 2 मिलाओ तो 3 होते हैं ना कि 4? 3 या 4 मालिक। अरे बाप रे, इस जड़ बुद्धि को गिनती सिखाते सिखाते कोई मैं ही ना गिनती भूल जाऊं। नहीं नहीं नहीं, तू रहने दे, तू जाके सफाई का काम कर। ठीक है मालिक। इसका जल्दी कुछ करना होगा वरना ये मुझे पागल कर देगा। ये क्या कर रहा है? ये कैसी सफाई कर रहा है? पोछे से झाड़ू क्यों लगा रहा है? झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं, पोछे से पोछा लगाते हैं। मालिक, मैं पोछे से झाड़ू लगा रहा हूँ ताकि दोनों काम एक साथ हो जाए मालिक। अरे इसको कौन सिखाएगा कि झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं, पोछे से पोछा? ध्यान से सुन, पोछे से पोछा लगाते हैं, झाड़ू से झाड़ू ना कि पोछे से झाड़ू, झाड़ू से पोछा। मालिक आप है क्या, झाड़ू से झाड़ू, पोछे से पोछा, पोछा झाड़ू, झाड़ू से झाड़ू, झाड़ू। अरे चुप चुप चुप! बुद्धिराम, तू काय का बुद्धिराम? तू तो बुद्धूराम है। छोड़ छोड़ इस पोछे को अभी, इसी वक्त जाकर मुर्गा बन। मालिक ये क्या कर रहा है? सो क्यों रहा है? कैसा मुर्गा बना है तू? मालिक मुर्गा काम करके थक गया है इसलिए अभी आराम कर रहा है, सो रहा है। क्या करूं मैं इसका? बुद्धिराम! किसी काम का नहीं है तू। आज शाम को मैं तुझे पहली गाड़ी से वापस गांव भेजने वाला हूँ। उसके पिताजी तो बड़ा आए थे मेरे पास, साहब साहब मेरे बेटे को काम पे रख लो,
घर जाना है, किचन के बापू आने वाले होंगे, घर जाके रोटी बनानी है। घर में बहुत काम है। चलते हैं। प्रणाम चाची। हाँ, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम चाची। प्रणाम। अम्मा, ये देखो मैं क्या ले आया। ये तेरे हाथ में अंबिया कहाँ से लाई तूने? ये घर लौटते वक्त मुझे बड़ा सा आम का पेड़ दिखाई दिया, तो मैंने और रूपा ने उसमें से कुछ अंबिया तोड़ ली। गलत बात गोपी, वो पेड़ किसी और का होगा ना? नहीं अम्मा, वो पेड़ किसी का नहीं था, वो बस रास्ते पर ऐसे ही लगा था, और तो और वहाँ कोई था भी नहीं। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि ये लोग घर क्यों आए थे और ये पूजा किस लिए? तू भूल गया? मैंने तुझे कहा था ना आज घर जल्दी लौटने, तेरे लिए पूजा रखवाई थी। मेरे लिए? मेरे लिए क्यों? मेरा राजा बेटा परीक्षा में अव्वल आया ना, इसलिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए पूजा रखवाई। ये क्या माँ, पढ़ाई मैंने की, मेहनत मैंने की, रात रात तक जगकर सारे पाठ याद मैंने किए और परीक्षा देने तक मैं ही गया था, और धन्यवाद धन्यवाद तुम भगवान का करती हो। अरे ये पूजा भी तो तेरे लिए रखवाई थी। मेरे लिए? इसमें मुझे क्या मिला माँ? तुझे क्या मिला? तुझे मिला भगवान का आशीर्वाद। माँ, आप हमेशा ऐसे ही करती हो। अच्छा बता तुझे क्या चाहिए, पहले वो अंबिया दे दे, मैं उन्हें काट कर तेरे लिए लाती हूँ। माँ, आप हमेशा भगवान 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 करती रहती हो, आप कब समझोगे कि ये दुनिया से भगवान से नहीं चलती? अच्छा, तो कौन चलाता है ये दुनिया? ये दुनिया चलती है पैसों से, पढ़े लिखे होने से और अच्छे व्यवहार से। अच्छा बेटा, हम पढ़ लिख कर कुछ बनते हैं क्योंकि हमें सही और गलत के बीच का अंतर पता है, और ये समझ हमें कौन देता है? एक शक्ति जो हमेशा हमारे साथ देती है, हमारे हर काम में हमें बल देती है। बल? माँ, बल? मैंने कक्षा में पढ़ा था कि बल खुद पर विश्वास रखने से आती है, आत्मविश्वास रखना बहुत जरूरी है। चल बहुत पागल नहीं का। माँ, मेरी बात तो सुनो। अच्छा बोल। मान लो कि मैं परीक्षा देने जाऊँ और मुझे खुद पर विश्वास नहीं है, तो मैं क्या लिख पाऊंगा? क्या मैं बोला पाऊंगा? हाँ, मुझे पता कि आत्मविश्वास देने वाला कौन है। वही, सब कुछ उसकी मर्जी से ही होता है। अच्छा, तो माँ, क्या भगवान हमें सब कुछ देता है, जो हम मांगे वो सब कुछ? माँ, कुछ कहती क्यों नहीं हो? हाँ, क्यों नहीं? तो ठीक है, एक दिन मैं इसकी परख जरूर करूंगा। सुने माँ, एक दिन मैं इसकी परख जरूर करूंगा। हाँ, कर लेना। देख लेना माँ। हाँ, कर लेना। अभी ये खाना खा ले। खाने में क्या है? रोटी और कैरियाँ। हाँ, जो तू लाया था, खट्टी खट्टी, जैसे मेरी गोपी को पसंद है। माँ, कुछ मीठा नहीं है क्या? अभी तो नहीं है, लेकिन कल तेरे लिए बना दूंगी। माँ, आप रोज कहती हो कि मीठा कल बना दूंगी, कल बना दूंगी, लेकिन आपका कल तो कभी आता ही नहीं है और आप मीठा कभी बनाती ही नहीं हो। कल तेरे लिए पक्का मीठी दूध भात बना लूंगी, पहले ये खाना खा ले। ठीक है माँ। अच्छा गोपी, मैं तो भूल ही गई थी, ये ले कुछ आखिरी पैसे बचे हैं, इनसे जरा नमक ला देना। क्या है ना, घर पे नमक नहीं है और नमक के बिना खाने में स्वाद नहीं आता। घर पे कुछ आटा बचा है, तो उस आटे में मैं नमक मिलाकर तेरे लिए तवे की गर्मा गर्म रोटी बनाऊंगी। नमकीन रोटी? ठीक है, मैं ला दूंगा। हाँ, वो थाली ये लो माँ। अरे गोपी, कहाँ जा रहा है? अरे रूपा, मैं तो बाजार जा रहा था नमक लाने। अच्छी बात है तू मिल गई। तुझे पता है कल शाम को क्या हुआ? क्या हुआ? भूत देख लिया क्या? अरे नहीं बाबा, मेरी बात तो सुन। कल शाम को मैं सेठ जी की दुकान से गुजर रहा था, तो थके थक से लग रहे थे, तो मैं उन्हें पानी देने गया, और फिर मुझे पानी के मटके के पास कोई अजीब सी सफेद सफेद चीज दिखाई दी। मुझे लगा वो कोई गेंद होगी। फिर क्या वो गेंद थी? मैंने सेठ जी से वही पूछा, तो उन्होंने कहा कि वो सफेद गुड़ है। अब सफेद भी भला कोई गुड़ होता है? मुझे तो सिर्फ लाल गुड़ ही पता था, लेकिन जब मैं उसे देख रहा था, मेरे मुंह में बार बार पानी आ रहा था। क्या तूने कभी सफेद गुड़ नहीं खाया? मैंने तो खाया था, मेरे पिताजी ने मुझे दिलवाया था। क्या बात कर रही है? तेरे पिताजी ने तुझे खुद सफेद गुड़ दिलवाया था? हाँ, दिलवाया था एक बार। तो खाने में कैसा लगता है? क्या वो लाल गुड़ जैसा ही होता है? नहीं नहीं गोपी, सफेद गुड़ लाल गुड़ से बहुत अलग होता है, और जैसे ही उसे मुंह में रखो तो ऐसा लगता है
खरीद ले और खा ले। अरे वो पैसे तो मैंने अम्मा को दे दिए। घर में आटा नहीं था और अम्मा के पास पैसे नहीं थे, तो अम्मा ने उनसे आटा खरीद लिया था। अच्छा, कुछ और सोचना पड़ेगा। हाँ, क्या करे क्या करे क्या करे। हाँ, बता बता। नहीं 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 नहीं। अरे बता ना। क्या हम सफेद गुड़ खुद बना सकते हैं? अरे नहीं बाबा, हमें यही नहीं पता सफेद गुड़ होता क्या है। हम सफेद गुड़ बनाएंगे कैसे? ये सुझाव भी गया। कुछ और सोचना पड़ेगा। गोपी, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। तुझे मेरी बात बुरी लगेगी, पर तुझे सफेद गुड़ खाने का बहुत मन है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि तू इन पैसों से सफेद गुड़ खरीद ले और खा ले। लेकिन मैं अम्मा को क्या बोलूंगा? अम्मा को बोल देना कि पैसे गिर गए या फिर खो गए। अम्मा को कैसे पता चलेगा? अच्छा ठीक है, अम्मा को बोल दूंगा कि पैसे खो गए। लेकिन ऐसा करना कितना गलत होगा ना। हाँ, ऐसा करना बहुत गलत होगा। हाँ, माफ कर दे, गलती हो गई। मैं तो ऐसे ही बोल दिया था, ये बहुत गलत है। लेकिन गोपी, तू सफेद गुड़ एक दिन जरूर खाएगा, तुम चिंता मत कर। ठीक है रूपा, अब तू घर जा, मैं भी नमक खरीद के घर चला जाता हूँ। हाँ, मिलती हूँ। ईश्वर, हाँ याद आया, ईश्वर अब आया ना सही समय ईश्वर की परख करने का। अम्मा ने कहा था कि जब सही समय आए और जरूरत पड़े तब मैं ईश्वर की परख कर सकता हूँ। तो हाँ ईश्वर, अगर आप हो और जैसा कि अम्मा कहती है कि आप जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद करते हो और उन्हें बल देते हो, तो ठीक इसी वक्त मेरे नातों के नीचे अठन्नी रख देना ताकि मैं सफेद गुड़ खरीद सकूं। अब मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ और 10 तक गिन रहा हूँ। नहीं, 10 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना, 3 तक गिन रहा हूँ। अब मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ। 1 2 रखे पैसे और 3। अब मैं अपनी आंखें खोल रहा हूँ। क्या ये सच में? भगवान, सच में 98? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। ये कैसे मुमकिन है? इसका मतलब अम्मा सच कहती है, भगवान सच में, और वो सच में हमारी सुनता है। अब मैं जाके इन पैसों से सफेद गुड़ खरीद लेता हूँ। काका काका काका, कौन आया? काका मैं गोपी कल आया था ना। अच्छा, तू है। हाँ हाँ, तुझे कैसे भूल सकता हूँ। बता, क्या दूँ? मुझे ना गुड़ दे दीजिए, सफेद गुड़। हाँ, सफेद गुड़। कल तेरा बहुत मन था ना खाने का, अम्मा से पैसे मांगे। नहीं वो कहीं से चोरी किए होंगे मालिक इसने। नहीं काका, मैंने पैसे चोरी नहीं किए, सच में। वो तो भगवान। तू चुप, सब तेरी तरह नालायक नहीं होते। और तू बाहर क्यों आया? अच्छा, अभी आया ही है तो इस बच्चे का सफेद गुड़ दे दे। दे पैसे। हाँ, ये लीजिए भैया पैसे। दे ना। काका मेरे पैसे। ये क्या कर दिया? गिरा दिए ना पैसे। कोई काम ढंग से नहीं कर सकता है। हट हट यहाँ से। काका
सफेद गुड़ खाने का बहुत मन है। बेटा सुनो, जरा इधर आना। हाँ काका। तुम्हारा सफेद गुड़ खाने का बहुत मन है, क्या तुम्हें अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते हैं ये तो नहीं पता काका, क्योंकि आज तक मैंने सफेद गुड़ कभी नहीं खाए। लेकिन इतना पता है कि ये दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा रुको, बुद्धिराम। आया मालिक। ये लो बेटा सफेद गुड़, खा लो और खुद ही जान लो ये खाने में कैसे लगते हैं। लेकिन काका मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, जो पैसे थे वो तो कंकड़ निकले काका। कोई बात नहीं, पैसे फिर आ जाएंगे। कल तुमने मुझे पानी पिलाया था ना, उसके बदले खा लो। काका हाँ बोलो बेटा। नहीं काका, ये लीजिए सफेद गुड़। क्या हुआ, नहीं खाना? तुम्हारा तो मन था ना। हाँ काका, मन था, बहुत मन था। जब से मैंने सफेद गुड़ को देखा तब से मुझे इसे खाने का बहुत मन था। एक बार, बस एक बार मैं इसे खाना चाहता था। ज्यों ज्यों मुझे सफेद गुड़ की याद आती, मेरे भीतर सफेद गुड़ खाने की लालसा और तेज हो जाती। आते जाते कई बार मैंने ललचाई हुई नजरों से गुड़ की ओर देखा, लेकिन हर बार मन महसूस कर रह गया। लेकिन काका, अब मुझे ये सफेद गुड़ नहीं खाना काका। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। अब मैं ये सफेद गुड़ तभी खाऊंगा जब मैं खुद पैसे कमाऊंगा और इस काबिल बनूंगा कि मैं ये सफेद गुड़ का टुकड़ा ही नहीं, वो पूरी बरनी खरीद सकूं। तब मैं आऊंगा और अपनी अम्मा के लिए भी सफेद गुड़ खरीद कर ले जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ काका। बुद्धिराम, ये तो बड़ा ही अद्भुत बच्चा है। मैं तो इसे एक साधारण बच्चा समझ रहा था। ये अपने जिंदगी में जरूर कुछ बहुत बड़ा करेगा। अब से मैं इसे कभी भी सफेद गुड़ खिलाने की जिद नहीं करूंगा। जीते रहो बेटा और खूब आगे बढ़ो। गोपी के इरादे मजबूत हैं। राह में जितने भी चट्टान आए उनको पार करने का सामर्थ्य भी। अब चलिए उत्तर की ओर से दक्षिण की ओर यात्रा करते हैं। हमारे देश में हर 10 कोस पर पानी भी बदलता है और पानी भी। पर जो चीज नहीं बदलती है वो है हमारे देश की जनमानस की आत्मीयता, जो हिंदी में है गुड़। वो महाराष्ट्र की ओर आते आते बन जाता है गुड़ और दक्षिण की ओर जाकर बन जाता है बेल्ला। अरे क्या तुझे पता है कि आज जानकी के घर ढेर सारा गुड़ और बहुत मिठाइयाँ भी आई हैं। क्या है कारण? एच नागवेणी कन्नड़ भाषा की जानी मानी लेखिका। उनकी कहानी सीमन था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के 2008 के संस्करण में छपा। कर्नाटक की सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू, वहां की बारिश और अरब सागर के किनारे बसा कर्नाटक अपनी भव्यता और सौंदर्य को आज भी बरकरार रखा हुआ है। यहाँ की मनोहारी आबो हवा तथा झरने झीलों ने इस प्रदेश को बेहिसाब खूबसूरती प्रदान की है। और जब ऐसी प्राकृतिक सुंदरता किसी लेखक को लिखने की प्रेरणा देती है तो वो कुछ ऐसी ही होगी। सीमन था। मेरे प्यारे बच्चे पाठशाला से घर आ गए। अम्मा बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना परोसो। हाँ अम्मा बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ देती हूँ, पर उसके पहले मुंह हाथ पैर तो धो लो। वो कविता याद है जो मैंने सुनाई थी? नहीं अम्मा सिखाओ ना। अच्छा। ಮುಖವ ತೊಳೆದು ಇಮ್ಮಡಿಯ ನೆನೆದು ಯಾರು ನನ್ನ ನಿರಿಯರು ಅವರು ನಾನು ಕಾಪಾಡಿ सकल ऐश्वर्य गुणवेनु। चलो मैं अभी खाना परोसती हूँ।
ये लो गर्मा गरम रसम चावल। क्या अम्मा आप हर रसम चावल पर हंसते हो? रसम चावल खा खा के मेरा मन उठ गया। अच्छा, जब सीता इस तरफ और कृष्णा इस तरफ अम्मा की गोद में बैठ के रसम चावल खाते हैं तो उसका स्वाद हजारों में एक होता है। हजारों में एक? हाँ, और कहते हैं अम्मा के हाथों में अमृत होता है। तो जब अम्मा के रसम चावल अम्मा के अमृत वाले हाथों से बच्चों के पेट में जाते हैं तो उससे बच्चे स्वस्थ, तंदुरुस्त और ऐसे हंसते हैं। जब अम्मा ने अपने हाथों से रसम चावल खिलाया तो पता ही नहीं चला कब खत्म हुआ। अच्छा, बताओ पाठशाला में आज का दिन कैसा रहा? अम्मा, मेरी दोस्त रेवती बता रही थी कि मौसी के सिमंथा में गई थी और वहाँ पर ढेर सारे अलग अलग पकवान बने जैसे कि रसगुल्ले, गुलाब जामुन, पेड़े और ऐसे ऐसे पकवान जिनके नाम भी नहीं सुने होंगे आपने। और बड़े बड़े लड्डू। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। अम्मा, वो पाठशाला में लाई क्या तुमने दिया? नहीं, कह रही थी कि उसको ही मिला, उसका ही है, वही खाएगी। अम्मा, आपका अम्मा बनाऊंगी, आपका कब सीमंत होगा? अरे सीमंथा उसका होता है जो माँ बनने वाली हो। अब मेरे तो दो प्यारे प्यारे मेरी आंखों के तारे, एक मेरी प्यारी सी सीता और एक मेरा नटखट सा कृष्णा। मैं तुम दोनों भाई बहनों की अम्मा हूँ। मैं तो माँ बन गई कब की। अच्छा, इसका मतलब तुम आप बन चुके और तुम्हारा सीमंथा हो चुका है और आप हम दोनों को सीमंथा में लेकर भी नहीं गए। अरे 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 अरे, मैं तुम दोनों को अपनी सीमंथा में लेके गई थी। हाँ, एक काम करो, अपना सिर खुजलाओ और याद करो। ऐसे लग रहा है तेरे साथ में जुआ नाच रहा है। एक चक्कर मेरे साथ में जुए नहीं नाच रहे, तेरे पूरे शरीर में कीड़े दौड़ रहे। अच्छा, ज्यादा बोलेगा, अभी पकड़ती हूँ। पकड़ 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 नहीं पकड़ पाई। पार्वती, अरे पार्वती, जानकी के घर से तार आया है, सीमंता का निमंत्रण आया है, हमें जाना ही होगा। मुझे भी लग ही रहा था कि आजकल में तो तार आ ही जाएगा। अच्छा, पहले आप हाथ मुंह धो लीजिए और खाना खाइए। कितनी छोटी थी जानकी जब मैं शादी करके इस घर में आई। अब देखो कुछ ही महीनों में माँ बनने वाली है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है जी। अच्छा, वैसे साहूकार से बात की? इस बार वो हमारी कोई मदद नहीं करने वाला, बहुत भारी नुकसान हुआ है। अच्छा, वैसे जानकी को भी हमारे घर लाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये सब तो मायके में ही होता है। उसका मायका तो अब हम ही हैं। पर वो तो रही संपन्न घर की बहू, क्या वो यहाँ आना पसंद करेगी? क्या वो हमसे देखभाल कराना चाहेगी? अरे क्यों नहीं आएगी, मेरी छोटी बहन है वो, मैं उसे जानता हूँ। वो अमीर गरीब में भेदभाव कभी नहीं करेगी। और जानकी हमारा कर्तव्य है, हमें उसे यहाँ लाना ही पड़ेगा, चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। हमें सारे रीति रिवाज निभाने पड़ेंगे। सोचो, अगर आज अम्मा पापा होते तो कितना खुश होते, भाग दौड़ कर उसके लिए सारी तैयारियां करवाते। लेकिन हमारी परिस्थिति, इतने पैसे भी नहीं है। क्या होगा, कैसे होगा? हे महादेव, तू ही हमको बचा। पार्वती, सब हो जाएगा। अरे आप भी ना। अरे
पार्वती, बेटियां भी कभी घर पे बोझ होती है? ये तो आपने सही कहा। अरे जानकी, बैग भर लो, खाना बांध लो, हमें कल निकलना पड़ेगा। हाँ, एक मिनट, अगर जानकी यहाँ आ रही है तो मुझे यहीं रुकना चाहिए। क्या है, इतनी सारी तैयारियां व्यवस्थाएं कर दिया। नहीं 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 नहीं, एक काम करो, आप बच्चों को लेकर जाओ, मैं यहीं रुकती हूँ। वैसे भी जानकी के स्वागत के लिए कोई कराना चाहिए। अरे पार्वती, ये हमारे घर का कार्यक्रम है, जानकी का कार्यक्रम है। अगर तुम नहीं आओगी तो वो अच्छा कैसे लगेगा? सोचो, लोग क्या कहेंगे, और जानकी को कितना बुरा लगेगा। वो मुझे डांटेगी, कहेगी भाभी को क्यों नहीं लेके आए। इसलिए कहता हूँ तुम्हें चलना चाहिए। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं भी चलती हूँ। सुनो बच्चों, कल हम सुबह उडुपी के लिए निकल रहे हैं। अब हम उडुपी क्यों जा रहे हैं? हम कल पाठशाला नहीं जाएंगे। हाँ, तुम दोनों कल पाठशाला नहीं जाओगे। तो हम उडुपी जाकर क्या करेंगे अम्मा पापा? अरे क्योंकि तुम्हारी सबसे प्यारी बुआ, तुम्हारी जानकी बुआ का सीमंथा है। या जानकी बुआ का सीमंत था, जैसे कि बेटी के मौसी का सीमंत हुआ था, वैसे मेरी बुआ का भी सीमंत होगा। ये खबर सुन के तो मजा आ गया। ये अम्मा मम्मा 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 बेटी बता रही थी कि सीमंत में छोटे छोटे बच्चों को बड़े बड़े लड्डू मिलते हैं, तो फिर मुझे भी मिलेंगे। मुझे मिलेंगे, मुझे 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 मुझे। अरे 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 अरे, दोनों को लड्डू मिलेंगे। अच्छा, मेरी बात अब ध्यान से सुनना। जैसे हम सीमंथा में पहुंचेंगे तो सारे बड़ों के पांव छूना और उनके आशीर्वाद लेना। उनसे नमस्ते कहना। मैं रसोई घर में हाथ बटाऊंगी ना, तो अगर कोई कुछ काम करने को कहे तो मना मत करना। और वहाँ बहुत बच्चे होंगे, तुम दोनों जैसे यहाँ रहते हो ना, वैसे उन बच्चों के साथ झगड़े मत करना। और हाँ, अगर कोई कुछ खाने को दे तो पहले हमेशा मना करना, दूसरी बार दे तो ही लेना। सीता, कृष्णा, अगर तुम्हें सीमंथा में कुछ ऐसा खाने को दिखे जो तुम्हें नहीं मिल पाए, तो जैसे ही अम्मा पापा दावनगिरी वापस पहुंचेंगे हम तुम्हें दिलाएंगे। हाँ, थोड़ा समय लगेगा मगर हम दिलाएंगे जरूर। उसकी तो जरूरत ही नहीं है। कि जब बुआ को बोलेंगे अपने मनपसंद बच्चे को लड्डू दो, तो मुझे और सीता को कोई देंगे। अम्मा पापा, आप ही ने तो बोला कि बुआ मुझसे बहुत प्यार करती है, तो जब मैं छोटी थी तब क्या हुआ था? बोला ना क्या हुआ था? अरे बताती हूँ। अच्छा, जब सीता चलना सीख रही थी तो एक दिन वो धड़ाम से नीचे गिर गई। सीता बहुत रोई। जानकी बुआ बहुत डर गई और नन्ही सीता को अपनी गोद में लिया, सहलाकर बोली, और सीता रो दे नहीं। उसकी मरहम पट्टी भी की और रात भर उसके सिरहाने रही, सोई भी नहीं। अच्छा, बुआ की शादी हुई थी तब क्या हुआ था? अरे, जब बुआ की शादी हुई तो पूछो मत, कितना रो रही थी। कह रही थी कि मैं सीता कृष्णा के बिना नहीं रह सकती। बहुत समझाने के बाद ही जानकी वो अपने ससुराल गई। चलो, बहुत हो गया सवाल जवाब। देखो कितनी देर हो चुकी है, चलो सोने चलो। लड्डू कैसे होंगे लड्डू जो कल बुआ के सीमंथा में मिलेंगे? सोच कर तो मेरी नींद ही उड़ गई है। तो 2 खाऊंगा, तो 4 खाऊंगी, तो 10 खाऊंगा। बड़ा है 10 खाने वाला। अरे कहाँ गए सभी? ये लो, यहाँ से सामान ले जाओ जल्दी जल्दी। हाँ, बहुत काम बाकी है। लो, 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 जल्दी जल्दी। लो, जल्दी। हाँ भैया, फूल यहाँ लगाना थोड़ा सा। हाँ, सही से। हाँ 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 हाँ। अरे जाओ से, कहाँ गए जा रहे हो? सुनो, तुम्हारे ऊपर 3 जिम्मेदारी है। हाँ बोलो। ठीक है, मेहमानों को स्टेशन से घर लाना है। हाँ, मैं खुद चला जाऊंगा। हाँ, और दूसरी जिम्मेदारी मेहमानों के खान पान का ध्यान रखना है। हो जाएगा। हाँ, और तीसरी जिम्मेदारी ये यहाँ जो इतना कचरा पड़ा है इसे साफ करो। मैं करूँ? अरे
तुम्हें नहीं करना है, जिन्हें यहाँ पे काम पे रखा है उनको काम पे लगाओ, ये तो जिम्मेदारी लो। अरे अन्ना हो जाएगा। हाँ लो चलो। हाँ अरे तुम कहाँ थे? यहाँ कहाँ भागते हो? हमेशा यहाँ खड़े रहोगे अब, ठीक है? और मेहमानों का स्वागत करना है। क्या करना है? स्वागत। हाँ पहली बात तो मेहमानों को केसर का शरबत देना है। क्या देना है? केसर का शरबत। वाह 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 वाह, केसर का शरबत। सभी मेहमान धूप में आएंगे, पिएंगे, कितना अच्छा लगेगा उनको। और दूसरी बात, मेहमानों पर गुलाब पानी छिड़कना है। क्या छिड़कना है? गुलाब का पानी। हाँ दो जल्दी दो, गुलाब का पानी छिड़कना है। और तीसरी बात, मेहमानों को चेहरे पर हाथ से भाव रखकर स्वागत करना है। कैसे? चेहरे पर हास्य भाव रख के स्वागत करना है, ऐसे। स्वागतम। हाँ सभी मेहमान आएंगे, बहुत काम बाकी है बाबा, चलो जल्दी। केसर का शरबत। केसर का शरबत, गुलाब का पानी, छिचिक। स्वागतम। केसर का शरबत, गुलाब का पानी और स्वागतम। अरे बाप रे, कितने सच धज कर लोग आए हैं, बड़े घर के हैं। हम इस वेशभूषा में ठीक नहीं लगेंगे। मैं क्या कहती हूँ, हमें घर चलना चाहिए। हाँ अम्मा, हमें अंदर चलना चाहिए। नहीं, हमें वापस घर चलना चाहिए। हाँ अम्मा, हमें घर के अंदर चलना चाहिए। नहीं 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 नहीं, हमें वापस घर चलना चाहिए। हाँ अम्मा, हमें अंदर चलना चाहिए। नहीं 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 नहीं, हमें वापस घर चलना चाहिए। लड्डू। रुको। तुम लोगों का कब से इंतजार किया जा रहा है रसोई घर में? ये समय है क्या आने का? अयो श्रीनिवास अन्ना, मैं वेणुगोपाल, अरे जानकी का बड़ा भाई। वेणुगोपाल, जानकी का बड़ा भाई। हाँ जानकी का बड़ा भाई, जानकी का बड़ा भाई। अरे वेणु, मेरा बच्चा कैसा है? मेरा बच्चा। भाभी नमस्कार हूँ भाभी। भाभी, वेणु जब छोटा था तो मैं उसको ऐसा गोदी में उठाता था। जब भी मैं गोदी में उठाता था तो हर वक्त मेरे ऊपर सुसु कर देता था। भाभी अभी शर्माएगा वेणु, शर्माएगा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा भाभी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अरे अंदर आइए, अंदर आइए। अच्छा, मैं जरा जानकी से मिलती हूँ। अरे अरे अरे, कहाँ जा रही हैं आप? वो जानकी से मिलने जा रही थी। जानकी आ ही रही है, आप अपने जगह पे जाके बैठिए। रसोई घर में कुछ मत। नौकर चाकर है, वो अपना काम कर रहे हैं। आप अपनी जगह पे जाके बैठिए, जाइए। ठीक है। कहाँ से आ जाते हैं? अरे क्या हुआ? अंदर जाने ही नहीं दे रहे। अरे वाह दादी, कितना सुंदर हार है तुम्हारा। कहाँ से लिया, कितने में लिया? ये तो मेरे पति ने सालगिरह का तोहफा दिया है। पूरे 50,000 का है। हाँ नहीं तो। हाँ लगता है सालगिरह बहुत ही जोरों शोरों से मनाई थी। और क्या? वैसे तुम्हारी साड़ी भी बहुत सुंदर है। कहाँ से ली, कितने में ली? ये साड़ी तो मेरे पति ने खास मेरे लिए हैदराबाद से बनवा के लाई है। कांचीवरम सिल्क, पूरे 15,000 की 15,000 की। हाँ आजकल मिलती नहीं है, बनवानी पड़ती है। मुझे इसके लिए चेन बनवानी थी, पुरानी कारीगरी वाली, जैसे मेरी नानी के पास थी ना, बिल्कुल वैसी। पर आजकल मिलती क्या है पुरानी कारीगरी वाली चेन? बहुत ढूंढी, फिर जाके मिली है श्रीनिवासन जी की दुकान से। श्रीनिवासन जी की दुकान? वो तो बहुत ही महंगी दुकान है। लगता है जीजा जी को बहुत बोनस मिला है। हाँ मिला है ना, सर्वश्रेष्ठ अधिकारी का। वैसे ये साड़ी बनती कैसे है? कांचीवरम सिल्क से बनती है। आपको कैसे पता? वो मेरे पिताजी फैक्ट्री में काम करते थे, इसीलिए। नमस्कार, मैं जानकी की भाभी हूँ पार्वती। हम दावनगिरी से आए हैं।
अब हम सीमंथा के लिए एक साथ इकट्ठा हुए हैं तो सीमंथा का महत्व जानना भी तो जरूरी है। क्या आप में से किसी को सीमंथा का महत्व पता है? आपको आपको या आपको? अम्मा कहती है कि अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आने चाहिए। ये तो है ही, मगर महर्षि वेदव्यास के अनुसार मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार किए जाते हैं। ये संस्कार बेहद महत्वपूर्ण होते हैं जिनका महत्व सर्वोपरि है। सीमंथा सीमंथा का शाब्दिक अर्थ है सीमंत अर्थात केश और उन्नयन अर्थात ऊपर उठाना। इसके लिए ऋग्वेद में एक श्लोक भी है जिसका वर्णन है ये नादिते सीमानन नयामि प्रजापति महते सौभाग्य तेरा हमस्य सीमानन प्रजामस्य जन दृष्टि कृणोमि। इसका मतलब है जिस तरह से ब्रह्मा ने देवमाता अदिति का सीमंतोन्नयन किया था, ठीक उसी तरह से हर गर्भिणी का सीमंतोन्नयन करके मैं संतान को दीर्घजीवी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कितना अच्छे से समझाया आपने। क्या धन्यवाद धन्यवाद, बैठो। जानकी को अभी तक आ जाना चाहिए था, मैं देख के आती हूँ। अरे जानकी आ गई, जानकी आ गई। जानकी वाह कितनी प्यारी लग रही है, मानो आसमान से परी उतर आई हो। सीता, कृष्णा, तुम्हें पता है जानकी, हमारे घर के छोटे छोटे बच्चों ने हमारी प्यारी जानकी के लिए एक नृत्य की तैयारी की है। तो चलो बच्चों। Bye.
पंडित जी। कृष्णा, सपने में लड्डू देवी आई थी ना? आई थी तो सपने लड्डू देवी आकर लड्डू देगी क्या? और वो तो एक सपना था। मुझे तो लगता है वो ही लड्डू देवी है। मुझे भी लगता है। सीता, कृष्णा। पूजा संपन्न हुई। ये पूजा होने वाले बच्चे और उसकी माँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और ये बड़ी अच्छी तरह से संपन्न हुई। अब आप भोजन की तैयारियां कीजिए और मुझे मेरी दक्षिणा दे दीजिए। दक्षिणा अब मिठाई और पकवान बुलवाए। मिठाई और पकवान लेके आइए। जानकी तुम्हारे लिए लाई है। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छी है। धन्यवाद गुरु, धन्यवाद। सीनू, जरा मेरे घर की मिठाई तो लाना। ये लो जानकी, खास तुम्हारे लिए हलवाई को बुलवा कर बनवाई है। ये तो उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट है। धन्यवाद, धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण रस्म, रस्म के लड्डू लेके आइए। ये लो जानकी, अब तुम्हारे पसंदीदा बच्चे को ये लड्डू दे दो। अच्छा। बुआ 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 बुआ। हाँ, लो। मुझे तो नहीं खाना। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुबह से मिठाइयाँ खा रही है, अभी मन नहीं होगा, बाद में खा लेगी। चलो कोई बात नहीं। अरे इसको लड्डू मिला पर खा नहीं रही है। अगर हमें मिलता तो हम छट से खा लेते। हाँ। सीता, कृष्णा, ये लो जानकी, अब तुम्हारे दूसरे पसंदीदा बच्चे को ये लड्डू दे दो। हाँ। बुआ 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 बुआ। अरे लो, मिल बांट के खाना है। सारी रस्में कितने अच्छे से संपन्न हो गई। चलो जानकी, अब हमें इजाजत दो। और तुम्हें कोई भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बेफिक्र होकर बताना। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आप आए। आते रहिए। हाँ। अपना ध्यान रखिएगा। हाँ भी, बहुत अच्छा लगा आप आए। नमस्कार। अरे जानकी, तुम तो हमसे मिली ही नहीं। इतने मेहमान जो थे, अब मिली हो तो बताओ कैसी हो? घर में सब कैसे हैं? दामाद जी कैसे हैं? सब ठीक है भाभी, बस मैंने सोचा नहीं था कि आप लोग भी आ जाएंगे। अरे क्यों नहीं आते? मेरी छोटी बहन का सीमंत है और उसका बड़ा भाई ना है, ऐसे कभी हो सकता है? बच्चे तो रात भर रट लगा रहे थे कि बुआ से मिलना है, बुआ से मिलना है। बच्चों, बुआ के पैर छुओ। अरे नहीं, दूर से। कैसी अभी तबीयत बहुत नाजुक। जानकी, जानकी तुम घर चल रही हो ना? मतलब सारा सामान बांध लो, सारी देखभाल वहीं पे होगी। अरे अगर सामान नहीं भी बांधा है तो मैं मदद कर देती हूँ। बताओ जानकी, क्या रखना है? कपड़े, खेने या और कुछ? भाभी, इस सब की कोई जरूरत नहीं। आप देख रहे हैं ना भैया, मैं कितने अच्छे घर में रहती हूँ। नौकर चाकर सब कुछ है ना। वहाँ आके मैं क्या करूँगी? वहाँ तो एक पलंग भी नहीं। क्या मैं नीचे सोऊंगी, वो भी ऐसी हालत में? नहीं, मैं नहीं आ सकती। जानकी, पलंग आ जाएगा। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। कुछ ना कुछ कर लेंगे? क्या कर लेंगे भैया? नहीं, मैं नहीं आ सकती। जानकी, एक बार फिर से सोच लो। तुम उस घर में रही हो, उस घर में पली बड़ी हो। तुम्हारा पहला बच्चा भी तो वही होना चाहिए। और अम्मा पापा उस घर में रहे हैं, उनका वास है वहाँ। और चाहे तुम्हारी कितने भी बड़े घर में शादी हुई हो, मायका तो मायका ही होता है ना।
मायका कभी नहीं छूटता। भैया आप ना ये सब रट लगाना बंद कर दो, ये जताना बंद कर दो कि आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। मैं ना नहीं आ सकती, ऐसी हालत में मैं वहां हूँ, इनको तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। मैं नहीं आ सकती। जानकी तुम वहां चलोगी ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि अब्बा अब्बा तुम्हारे साथ है। जानकी घर चलो ना। भैया आप ना ये सब बातें आप भूल जाओ, ये बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। अब्बा अब्बा को गुजरे हुए कितना वक्त हो चुका है, उनका वास अब हर जगह है, इस घर में भी। नहीं मैं नहीं आ सकती। अभी कह रहे हैं आ जाओ आ जाओ, जैसे ही वहां पहुंचूंगी ना तो 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ जाएंगे इनके घर। हाथ छोड़ो, उनको जानकी सिखाया भी नहीं। जानकी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें आराम करना चाहिए ना। अरे ये भैया भाभी घर चलने की जिद कर रहे हैं, आप इन्हें मिठाई विठाई देकर ना रवाना कर दीजिए। ठीक है। नमस्कार अन्ना। नमस्कार भाभी। अन्ना आप कब जा रहे हैं? हफ्ता भर। हफ्ता भर? देखिए दावनगिरी की ट्रेन अब बस 2 ही घंटे में है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा था कि अगर अभी नहीं गए तो फिर बच्चों का स्कूल, खेत का काम सब रुक जाएगा। इसलिए मैं तो कहूंगा कि आप अभी के अभी चले जाएं। आप चाहें तो मैं गाड़ी भिजवा देता हूँ। नहीं ठीक है दामाद जी, गाड़ी भेजने की कोई जरूरत नहीं, हम चले जाएंगे। ठीक है। सीनू अन्ना जरा इन्हें लड्डू खिलाइए। लो बेटा, ले लो बेटा। अम्मा दूसरी बार बोल रहे, ले लूं क्या? ले लो। ये लड्डू, इस लड्डू के लिए मैं परेशान हो रही थी, इस लड्डू के लिए मैं सपने देख रही थी, और जब ये मेरे हाथ में तब मुझे ये लड्डू खाने का मन ही नहीं कर रहा। लो अम्मा, मुझे ये लड्डू नहीं खाना। जब अम्मा की गोद में बैठकर अम्मा के हाथ से रसम चाट खाते हैं तो उसका स्वाद हजारों में एक होता है। नहीं, लाखों में एक। चलो अब हम घर चलते हैं और हम सब साथ बैठकर रसम चाट खाते हैं। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। अच्छा मुझे बता, दावनगिरी की ट्रेन कैसे चलती है? कू रिश्तों में अपनेपन का स्वाद है जिंदगी, दिल में मोहब्बत और अपनों का प्यार है जिंदगी। अब जीवन है तो तुलना तो होगी ही, तू आगे मैं पीछे, तू वहां मैं यहाँ, तू गलत मैं सही तू गलत, तू कम तक मैं बढ़ता, तू थोड़ा आगे मैं थोड़ा पीछे, तू बहुत आगे मैं कुछ आगे, तू बाएं मैं दाएं। वैसे ही जीवन के पटरी पर किसी का भाग आगे तो किसी की माया। माया मरी अमन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर कबीरा, कह गए दास कबीर, कह गए दास कबीर कबीरा, कह गए दास।
राजस्थानी दाल, बाटी और चूरमा। अरे बस भी कर मेरी माँ, तेरे बोलने से आ जाएगा मेरे मुंह में पानी। तो शुरू करें कहानी। हाँ, तो मैं हूँ लक्ष्मी और मैं हूँ मैं कौन हूँ? अरे अरे भाग्य। हाँ, मैं हूँ भाग्य। देखा देखा उस राजा का क्या हाल हो गया। वो पूरा का पूरा भाई कंगाल हो गया, भाई कंगाल हो गया। जब मैं लक्ष्मी किसी का साथ दूं तो पूरी दुनिया राजा को भी ऐरा गैरा समझने लगती है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि राजा का ऐसा हाल तुम्हारे न होने से हुआ है। असल में राजा के दुष्कर्म के कारण उसकी ऐसी दुर्गति होनी ही थी। ऐसा तो उसके भाग्य में, यानी कि मैंने ही लिखा था। अच्छा, जब मैं लक्ष्मी ना दूं किसी का साथ तो पूरी दुनिया राजा को भी ऐरा गैरा समझने लगती है। अच्छा, तुम्हें लगता है कि इस संसार में तुम बड़ी हो? हाँ, मैं बड़ी, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि इसी गांव में एक नया ताजा किस्सा हुआ है। बड़ा भाई दौलत और छोटा भाई भोला के पिताजी का भी अभी निधन हुआ है। हाँ, मैं भी जानती हूँ। और आपको पता है कि उनके पिताजी ने परलोक कूच करने से पहले अपने ही हाथों से जमीन जायदाद वित्त मवेशी और बाड़ों का बराबर बंटवारा किया था। हाँ, तो देखते हैं कि ये दोनों भाई अपने जीवन की नैया मेरे बिना कैसे पार लगाते हैं। हाँ, देखते हैं। बरखा, बरखा, सुनती हो? हमारा काम पूरा हो गया। अब भोला की सारी जमीन मेरे नाम हो चुकी है। ये लो सारे कागजात, अच्छे से संभाल कर रखना। क्यों? अगर उस अनपढ़ भोले के हाथ लग गया तो क्या वो पढ़ लेगा? अब हम आराम से बैठकर खा सकते हैं। तुम्हें और मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं। हाय का भाग्य कितना अच्छा कि मुझे आप जैसा पति मिला। और मेरा भाग्य कितना अच्छा कि मुझे भोला जैसा भाई मिला। अरे भोला, तुम्हारे भाई ने सारी जमीन अपने नाम कर ली है। जाते तो अपने भाई को सबक सिखाओ। चलो हम चलते हैं, हमें बहुत काम है। क्या भैया ने सच में ऐसा किया? नहीं, भैया ऐसा नहीं कर सकते। मुझे उन्हें पूछना चाहिए। भैया, जल्दी कागजात अलमारी में रख कर चाबी मुझे दे दो। जाओ। भैया, मैंने कुछ गाँव वालों से सुना। वो कह रहे थे तेरे बड़े भाई दौलत ने तेरी सारी जमीन हड़प ली है। क्या ये सच है भैया? तो तुम्हें पता चल गया। बोला, तुझे नहीं पता, ये बहुत बुरा समय है। ये कलयुग है, कलयुग। इस दुनिया का कोई भरोसा नहीं, कौन कब किसे लूट ले। तू अनपढ़ है, तुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता। तुझे कोई भी ठग सकता है। इसलिए मैंने तेरी सारी जमीन मेरे नाम की है। ये जमीन अभी तेरी ही है और हमेशा तेरी ही रहेगी। मुझे तेरी बहुत चिंता होती है और तू मुझ पर शक करता है। नहीं भैया, मैं आप पे शक नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ पूछने आया था। मुझे पता है आप जो भी करोगे मेरे भले के लिए ही करोगे। अब मैं उन सबको जाके बताऊंगा मेरे भैया ऐसा कुछ नहीं कर सकते। बोला, रुक, मुझे तुझसे और कुछ बात करनी है। हाँ, बोलिए भैया। अब तेरी और मेरी जमीन एक हो गई है, पर काम बहुत बढ़ेगा। इसलिए आज से मैं व्यापारियों से लेन देन का काम देखूंगा और तू खेती करना। तेरी मजदूरी के बदले मैं तुझे हर साल बाजरा दिया करूंगा। ठीक है भैया, जैसा आप कहे।
बाजार में बाजरा और ज्वार के बहुत अच्छे दाम मिलने वाले हैं। वैसे इस फूलों को पेट ही तो बनना है। पेट भरने के लिए ककड़ी और मतीरे काफी होते हैं। काफी बहुत होते हैं। बोला तेरी भाभी सर में ये कहने आए हैं कि इस साल हमारा बहुत घाटा हुआ है, इसलिए तेरी भाभी कह रही थी कि इस साल तू मजदूरी में बाजरा के बदले ककड़ी और मतीरे की खेती करके अपना पेट पाल। ठीक है भैया, जैसा आप कहे। इस साल हमारा दुगना मुनाफा हुआ है। अब तो सोने का हर दिलवाना ही पड़ेगा। क्या हंस रही है? ज्यादा गरज जलता है और फैन में दूध राख में ही गिरता है। तुझे जो करना है कर ले। मैं इसी फसल पर भोला का बेड़ा पार करती हूँ। देखो फिर कैसे कष्ट उठाता है। और वो दूध के तालाब में नहाना तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। हाँ देखते हैं जब ज्वार और बाजरा की फसल के समय वो कुछ नहीं कर पाया तो इन ककड़ी और मतीरे के फसल से वो क्या ही कर लेगा। आदमी का हिसाब अलग है और कुदरत का मिजाज अलग है। अरे भोला, खाना कब खाएगा? हाँ खाऊंगा। अरे भोला, दिन ढलने आया है, अभी तक तुमने खाना नहीं खाया। खाएंगे सेठ जी, ये चलिए हम हमारा काम कर कर आते। चलिए। चलिए सेठ जी। अरे भोला, बोला सेठ जी कुछ कह रहे हैं। अरे भोला, दिन ढलने आया है, अभी तक तुमने खाना नहीं खाया। हाँ भाभी अभी खाना लेकर आती होंगी। चलो हम चलते हैं, हमें खाना खा के आते हैं। भाभी साहब अभी तक खाना लेकर नहीं आई। हाँ कहीं काम में व्यस्त हो गई होंगी। एक ककड़ी खा के ही पेट भर लेता हूँ। ये क्या? बीज की जगह कंकड़। दूसरी ककड़ी काटता हूँ। क्या इसमें भी कंकड़? ऐसी अनोनी बात कभी सुनी ना कभी देखी। भैया भाभी को पता चला तो मुझे बहुत डांटेंगे, मेरा मजाक भी उड़ाएंगे। मैं उनको मेरा खिल्ली उड़ाने का मौका क्यों दूं? नहीं, मैं जल्दी से इनको मेरी झोपड़ी में रख देता हूँ। तेरी शुभ नजर के बावजूद ये भोला सामने हीरे होते हुए भी फकत बीजों की चिंता कर रहा है। मुझे बता, अपनी मौज में बहती नदी कब अपनी प्यास बुझाती है? फूल कब अपने सौरभ के लिए ललचाता है? तेरी मेहरमा के बावजूद ये भोला गरीब का गरीब ही रहा। तू लक्ष्मी सिर्फ बेशुमार माया सौंप सकती है, उसका उपयोग नहीं सिखा सकती। तू इतनी जल्दी निवारण पर मत उतरा, अभी तो बहुत खेल बाकी है। मैं लक्ष्मी कभी हार नहीं मानती, तू बस देखती रहना। बहुत देर रात हुई है और आगे का रास्ता काटना मुश्किल होगा। वहां भोला का झोपड़ी है, आज रात वही बिता लेता हूँ। भोला, ए भोला, अंदर आओ। इतनी रात में कौन आया? देखता हूँ। अरे लकी भैया, आप इतनी रात में यहाँ क्या हुआ? सोचा बहुत देर रात हुई है तो आज तुम्हारे झोपड़ी में डेरा डाल देता हूँ। हाँ क्यों नहीं, आओ अंदर आओ। भोला, तुमने झोपड़ी में
न तो कोई दिया जलाया है, तो फिर इतनी रोशनी कहाँ से आ रही है? ये कैसा उजास है? वहां उस कोने में कुछ सुलग रहा है क्या? भैया यहाँ जलने सुलगने का कोई डर नहीं, ये तो कंकड़ों का उजास है। ये अंधेरे में इसी तरह चमकते हैं। कंकड़? ये कैसे कंकड़ है? देखूं। ये तुम्हें कैसे और कहां से मिले? देखो भैया, कुछ दिनों से ककड़ी और मतीरों की खेती कर रहा हूँ, उन्हीं में से ये निकले हैं। ये देखो, भावच के सिखाने पर बड़े भाई ने बाजरा की जगह ककड़ी और मतीरों की खेती सौंप दी। लगता है कुदरत भी भावच का कहाँ मानती है। आप तो देश दिवासर घूमते ही रहते हैं, कुदरत का ऐसा तमाशा क्या आपने कभी देखा है? कुदरत के तमाशे का तनिक सोच भी मत करो। मैं तुम्हें एक एक कंकड़ के बदले खरे सोने के 100 मारे देने को तैयार हूँ। फिर तो चिंता की कोई बात नहीं। भैया, ये मुझे लगता है आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एक कंकड़ के बदले सोने की मोहरें देने की बात कर रहे हो। नहीं नहीं, आप मेरी चिंता मत करें। मैं भूख प्यास की इतनी परवाह नहीं करता। जस तस ककड़ी खा के ही पेट भर लूंगा। फिर सोच लो भोला। अच्छा ठीक है, आप अगर इतना जबरदस्ती कर ही रहे हो तो मुझे बाजरा और ज्वार की 50-50 गुंथियां दे ही दो। ठीक है, मैं कल तुम्हारे झोपड़ी में 50-50 गुंथियां पहुंचा दूंगा। और मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम याद आया। हाँ हाँ। कुदरत ने क्या सोचकर ऐसा अजीबोगरीब मानुस गढ़ा, उसका भेद वही जाने। कभी कभी किसी एक शताब्दी में कुदरत भी अपने सनक में बह जाती है। पर एक बात है, ऐसे सिरफिरों की वजह से संसार जिंदा तो रहता है, पर उनके भूतों पर चलता नहीं। भोला को देखकर लगता है जीवन में इतनी अविराम खटपट किस लिए? एक दिन तो अंतिम सांस थमेगी, सारा ठाट बाट यही का यही धरा रह जाएगा, कहानी कौड़ी तक साथ नहीं चलेगा। और यहाँ का राजा अदल न्यायी है। यदि उसे इस सौदे की भनक भी पड़ गई तो पीढ़ियों की कमाई से हाथ धोना पड़ेगा। सुबह होते ही मैं राजा के दरबार में जाकर सब सच बता दूंगा। हाँ, क्या अभी तो अमेज़न पर अड़ी रहेगी? तेरी अपरंपार मेहनत के बावजूद ये बोला कितने ही खाते में रहा है। और मैंने लकी बंजारी का साथ दिया, इसीलिए बोला कि सारी माया उसके हाथ आ गई। इस संसार में जो भी चमत्कार है वो मेरा है। अब भी ना माने तो तेरी मर्जी, अपनी बकवास अपने पास रख। मुझे सुना की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी मर्जी से ही चलूंगी। तेरी क्या औकात? मैं तो ईश्वर की भी परवाह नहीं करती, वो भी मेरे संगत के लिए तरसते हैं। मेरा करिश्मा मैं ही जानती हूँ, तू बस देखती रहना। महाराज की जय हो। महाराज, लक्की बंजारा आया है, आपकी खिदमत में नजराना पेश करना चाहता है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब कभी भी लकी बंजारा आए तो उसे सीधा अंदर भेजा जाए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आओ बंजारे आओ, कौन से देश से कौन सा केसर कस्तूरी लायो? केसर कस्तूरी छोड़िए महाराज, आपके लिए दुनिया के सबसे अनमोल रत्न लाया हूँ। ये बेशकीमती हीरे, ये आपके चंद्र मुकुट पर सितारों जैसे चमकेंगे, आपके जीवन में जुगनू की तरह उजाला करेंगे।
आपकी तलवार जो दुश्मनों पर बिजली की तरह गरजती है, उसके मुठ पर इन्हें धारण कीजिए महाराज, और इन हीरो की शोभा बढ़ा दीजिए, इन्हें स्वीकार कीजिए। बोल, इस अजीते नजराने का मायना क्या है? मुझे बिल्कुल गाउदी समझाए। हमारे पास 100 तहसीलें, 200 परगना और 400 छोटे मोटे गांव हैं। मुझे बिल्कुल ऐरा गहरा समझाए। बोल, इस नजराने की ओर में तू कौन सी कालिक रखना चाहता है? जरूर तूने कुछ बड़ा अक्रम किया है। अभी सच सच बता तो 100 गुना माफ, वरना जिंदा गीले कांटों में जलाने का आदेश करूंगा, याद रखना। जी महाराज, मैं सब सच बताने ही आया हूँ। ये हीरे इसी गांव के भोला नाम के किसान के हैं। उसे ये हीरे ककड़ी और मतीरों में मिले। उसे ये अनमोल हीरे कंकड़ लगते हैं महाराज, कंकड़। मैंने इस धरती का चप्पा चप्पा छान मारा है, लेकिन मुझे आज तक भोला जैसे मानुस की जोड़ का कोई बंदा नहीं मिला। आपको अचरज हो रहा है ना सुनकर? ये नजारा मैंने अपने आंखों से देखा है। हाँ, सुनकर अचरज तो हो रहा है। राजकुमारी, तुम बताओ इसके साथ क्या किया जाए? इसे माफ कर दीजिए पिताजी। ये जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, उसका व्यक्तित्व कितना महान होगा कि वो बेशकीमती चीज की तरफ देखता भी ना हो। मुझे ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी जो भौतिकता में नहीं अटके हैं। मैं ऐसे व्यक्ति के साथ ब्याह करना चाहूंगी, क्योंकि इस संसार में ऐसे व्यक्ति मिलना असंभव है। बेटी, तुम राजकुमारी और राजकुमारी। हमारे पास 100 तहसीलें, 200 परगना और 400 छोटे मोटे गांव है, और तुम ऐसे व्यक्ति के साथ शादी करने के सपने देख रहे हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये दौलत, ये शोहरत, ये नौकर चाकर, ये राजाओं की जिंदगी। बेटी, तुम्हें उसके साथ नसीब नहीं होगा। अब बताओ, तो मजाक कर रही थी ना? नहीं पिताजी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। ये राजकुमारी का जीवन, ये महंगे वस्त्र और ये नौकर चाकर हमें बड़ा नहीं बनाते। हमारी सोच, हमारा जीने का तरीका और हमारा व्यक्तित्व हमें बड़ा बनाता है। मुझे उस राह पर चलने में बड़ा ही आनंद आएगा, ना ही इस पर। पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए। बेटी, तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी। तुम सच कह रही हो राजकुमारी। हमारे देश की ये भूमि हमेशा भक्ति और शक्ति दोनों के लिए जानी जाती है। जहाँ एक तरफ शिवाजी महाराज अपनी शौर्य गाथा लिख रहे थे, वहीं एक तरफ उन्होंने रामदास स्वामी और संत तुकाराम महाराज जैसे संतों को अपने दिल से पूजा। जहाँ एक तरफ मीराबाई अपनी राजकुमारी का जीवन जी रही थी, वही कृष्ण भक्ति ने किस तरह से लीन कर दिया। इस तरह का है हमारा भारत देश, इस तरह की हमारी भूमि। और जो तुम ये कह रहे हो, इस बात पर मुझे गर्व ही नहीं, आनंद है। मैं खुशी खुशी तुम्हारे हाथ भोला के हाथ में दूंगा। दरबारी, जाओ उस महान व्यक्ति को हाथी के सुनहरी अंबारी पर बिठाकर उसकी सवारी हमारे महल में लाओ। जी महाराज। देखा बोला की किस्मत कैसे बदल गई। हाय, मेरा भाग्य कितना फूटा कि मुझे आप जैसा पति मिला। भाग्य तो मेरा फूटा। तुम्हारे पिताजी राजा क्यों नहीं थे? अगर मेरे पिताजी राजा होते तो मेरी शादी तुमसे क्यों करवाते? ये सब तुम्हारी गलती है। अगर मैं तुम्हारी नहीं सुनता तो वो हीरे हमारे होते, वो ककड़े मतीरे भी हमारे होते, वो मेरा प्यारा भाई मेरे साथ होता। जब भी मैं भोला को देखती, उसमें दिव्य शक्ति नजर आती। उसके चेहरे में कितनी मासूमियत है, उसकी आंखों में अलग ही तेज है। भाई, मेरा भाग्य कितना अच्छा कि मुझे भोला जैसा देवर मिला। नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जबरदस्ती शादी कौन कराता है? राजा है तो क्या हुआ? भोला, यदि आपने सावा कबूल नहीं किया तो राजा आपको दीवार में जिंदा चढ़वा देंगे। अपना भला बुरा आप ही जाने। आज से पहले सब तू करके बात किया करते थे, और जब से राजकुमारी जी का सावा है, तब से आपकी झड़ी लग गई है। बोला, मेरे प्यारे भाई, अब तो राजा जी का दामाद बनने वाला है, पर अपने भैया और भाभी को मत भूलना।
ने इस राज्य को पावन कर दिया। हम आपको आधा राज्य सौंपना चाहते हैं। महाराज, राजकुमारी के गुण देखकर मैं शादी के लिए तैयार हुआ, वही बहुत है। ऊपर से ये राज्य के लफड़ा संभालना मेरे बूते की बात नहीं। मैं मेरा मन काबू में रख लूं, वही बहुत है। और आधा या पूरे राज्य की बात सुनकर मुझे ब्याह के बारे में दोबारा सोचना होगा। हमारे पास 100 तहसीलें, 200 परगना और 400 छोटे मोटे गांव है। फिर भी मैं आज आपकी मंशा सुनकर आपके सम्मुख अपने आप को कंगाल और निरीह महसूस कर रहा हूँ। आपके ऊपर 100 राज्य न्यौछावर हो तो भी कम। राजकुमारी, मेरे मन में जो बात थी वो मैंने साफ साफ बता दी। अब आप जो कहोगी वही करूँगा। मुझ जैसे बॉडम का वरण आपने कुछ सोच विचार करके ही किया होगा, वरना आज तक तो सभी लोग मेरा मखौल उड़ाते आए हैं। जाने आपको मेरे भीतर ऐसा क्या नजर आया? ये मेरी अपनी धरोहर है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और ये बताने की नहीं, समझने की बात है। रही बात राज्य संभालने की, आपको तो उसमें झांकने की भी जरूरत नहीं, मैं सब संभालूंगी। फिर मुझे जानने का समय निकाल सकोगी? आपको जानने के लिए समय की नहीं, समझ की जरूरत है। आपके बड़े भाई दौलत, आपकी भौजाई और गांव की बस्ती के पास सभी समय था। क्या वो आपको समझे? मैं बड़ी, मैं बड़ी, मैं बड़ी, मैं बड़ी, मैं बड़ी, मैं बड़ी। अरे रुक जाइए, रुक जाइए। ये ब्याह तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारी समस्या का निवारण ना हो जाए। बताओ लौकी बंजर, तुम्हें तो सब कुछ पता है कि हम दोनों में से बड़ा कौन? मैं भाग्य या फिर ये लक्ष्मी? हाँ हाँ लकी में जा रहे, तुम ही बताओ। आज तुम दूध का दूध और पानी का पानी कर ही दो। ब्याह के बाद ये लड़ाई तो आप ही सलट जाएगा। मेरे विचार से न लक्ष्मी बड़ी है और न ही भाग्य। बड़ी है तो फकत राजकुमारी। जब तक वो किसी का वरण नहीं कर लेती तब तक लक्ष्मी और भाग्य की तकरार कायम रहेगी। पर जैसे ही वह किसी का वरण कर लेती तब न लक्ष्मी का कुछ चलता और न ही भाग्य का। चलिए शादी की तैयारी में लगते हैं। पूरे देश प्रदेश के प्रतिष्ठित लोगों को ये खबर पहुंचाओ और उन्हें शादी का आमंत्रण दो। आप सभी शादी